बात सोनीपत की। सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश कौशिक को एक बार फिर से ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार रमेश कौशिक बड़ौदा के चिचड़ाना गांव में वोट मांगने पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने रमेश कौशिक के खिलाफ नारे लगाते हुए आरोप लगाया है कि पिछले 5 साल के दौरान एक बार भी रमेश कौशिक उनके गांव में नहीं आए हैं। इतना ही नहीं, आज तक उनके गांव के लिए 1 रुपए की ग्रांट तक जारी नहीं की गई है। आप लोगों को एक बात बताता हूं, जो मेंबर पार्लियामेंट का काम है वो क्षेत्र के लिए मैंने किया। 28,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लाया हूं। मेरे पार्लियामेंट में 600 गांव है। मेरा ये काम नहीं है जो वो होता है। मेरा काम है पार्लियामेंट को अटेंड करना, जिसमें 100% हाजिरी है और 10 सांसद का अवार्ड मिला है। भाई 5 साल में एमपी साहब के पास हमारी पंचायत गई। एक बार हमारे गठवाड़ा का चबूतरे उसको बुलाया, उसने आने के लिए हाँ कर दिया और बोला कि मेरा टाइम मिल गया तो मांगो, ना टाइम मिला तो मेरे 21 लाख रुपए लिख लो, वो मेरा गेट बनवा दियो। उसको ना तो 21 लाख रुपए दिया ना खुद आया, क्योंकि पंडित जी नाटक है। हमारे गाँव में 2-4 पंडित जी मानते हैं, उनको नाटक है। उसके बाद हम गए पार्क का चंदा लेने के लिए, उन्हें 1,51,000 रुपए बोल दिए, फोनो मेरे लिख लो। उसको यहाँ आने के बाद मना कर दिया, बोला ऐसे ऐसे बच्चे आते रहते शरारती बच्चे। तो 5 साल के दौरान हमारे गांव चिचड़ाना में ये कभी भी नहीं आए। मौत और दुख और सुख कभी नहीं आए। और इनके अंदर आप मीडिया ने देखा होगा, इनके अंदर इतना घमंड था। इन्होंने उस ऐतिहासिक गठवाड़ा के दादा भारदेव के मंदिर में कहा कि आप वोट दो तो मत देना, आपकी मर्जी है, लेकिन शोर शराबा मत करो। बात इनेलो की। इनेलो ने गुरुग्राम लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिए हैं। इनेलो ने गुरुग्राम से वीरेंद्र राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। वीरेंद्र राणा के नाम का ऐलान अभय चौटाला ने अपने निवास स्थान पर मीडिया से बातचीत के दौरान किया है। अभय चौटाला ने कहा कि पार्टी की तरफ से 4 लोकसभा सीटों पर युवाओं को उतारा गया है, जिससे ये साफ हो गया है कि अब इनेलो गांव की पार्टी नहीं है, युवा और पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं की पार्टी भी है। इसके साथ ही बीजेपी के बाद इनेलो सूबे की दूसरी पार्टी हो गई है, जिसने अपने सभी लोकसभा सीट के लिए अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अगर आप नए को मौका नहीं दोगे तो फिर मान करके चलो, आने वाली जनरेशन कैसे राजनीति में आगे बढ़ेगी, कैसे उसको, फिर तो ये इसका मतलब ये हो गया कि नई जनरेशन का शोषण होना शुरू हो गया। इसलिए हमने अब की बार विशेष रूप से पार्टी में 4 युवा चेहरे हमने उतारे हैं, और जो फर्स्ट टाइमर भी हैं, और 100% वो फर्स्ट टाइमर जो हैं आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। आज लोकसभा में तो ऐसे लोगों की जरूरत है। मेन पार्टीज के कैंडिडेट्स की बात करें, चाहे आप राव इंद्रजीत जी को लीजिए, कैप्टन अजय यादव जी को लीजिए, ये लोग क्या हैं कि इलेक्शन के टाइम पे बाहर आते हैं, इनको प्रॉब्लम्स पता नहीं है। गुड़गांव एक ऐसा सिटी है जहाँ पे गांव के यूथ की अलग प्रॉब्लम है, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लोग कुछ बेचारे जिनकी जमीन बिक गई है, उनके पैसे खत्म हो गए हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया के बीच आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन ने प्रदेश की 3 अहम सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपके हरियाणा संयोजक नवीन जयहिंद को फरीदाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं करनाल से वकील कृष्ण कुमार और अंबाला से पृथ्वीराज चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। उम्मीद है कि जननायक जनता पार्टी जल्द ही 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। आपको बता दें कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 12 मई को मतदान होना है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक हरियाणा की कुल 10 में से 7 सीटों पर जेजेपी और बाकी 3 सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी। लोकसभा से आम आदमी पार्टी श्री नवीन जयहिंद जी को अपना कैंडिडेट घोषित कर रही है, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के हरियाणा के संयोजक हैं। अंबाला लोकसभा सीट से श्री पृथ्वीराज जी को, जो पूर्व डीजीपी हैं, उनको आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट के रूप में घोषित कर रही है। आम आदमी पार्टी करनाल लोकसभा से एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल को अपना कैंडिडेट जो है घोषित कर रही है। हम ये सोच रहे थे कि भाई हरियाणा कांग्रेस को या पूरी कांग्रेस को कांग्रेस ही चला रहे हैं, लेकिन हरियाणा की तो फालतू में नपेरा नहीं, हरियाणा की पक्की, हरियाणा की कांग्रेस को अमित शाह चला रहा है। भाई साहब, अमित शाह नहीं होने दे रहा।
क्योंकि केस कर रखे हैं, FIR कर रखे हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब पे। जिस तरीके से आज कांग्रेस की हालात हरियाणा प्रदेश में दिख रही और वो धीरे धीरे कर अपने 4 कैंडिडेट्स के ऊपर भी निर्णय नहीं कर पा रही, ये अपने आप में दर्शाता है कि आज हमारे साथ आने का एक डर कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में है और दिखता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे रहा है तो आज आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन देने का काम कर रहा है। तो सियासत ना जाने क्या क्या रूप दिखाती है। अब जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष का बयान ही सुन लीजिए। कहते हैं वो डेरा प्रेमी है और जो डेरा प्रमुख अपने गुनाहों की सजा काट रहा है उसकी तुलना गुरु गोविंद और ईसा मसीह से तक कर डाली है उन्होंने। कि चलो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जीवन के अंदर कितना कुछ दिक्कतें सहन करनी पड़ी थी। इन अवस्थाओं में से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी निकले थे। यीशु मसीह जी ने अपने जीवन में बहुत सारी पीड़ा सहन की। गुरु गोविंद सिंह, ईसा मसीह और ना जाने कितने पीर पैगंबरों को याद करते हुए जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं, लेकिन आपत्ति इस बात की है कि इन सभी महान आत्माओं की तुलना निशान सिंह ने डेरा प्रमुख राम रहीम से कर दी। मौका था टोहाना डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस का। साध संगत में शामिल होने के लिए जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह भी पहुंचे और राम रहीम को मिली कानूनी सजा को सरकारों की साजिश करार दिया। मैं मान के चलता हूं सरकारों की साजिश राजनीतिक साजिश होती है, उसके तहत ये सारी बातें हुई हैं, दुखद हैं, लेकिन शायद भगवान ने उनकी वहां भी कोई ड्यूटी लगाई हो। निशान सिंह को लगता है कि भगवान ने राम रहीम की ड्यूटी जेल में लगाई है। इसके अलावा खुद को खुलकर डेरा प्रेमी बताया और अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए डेरे का समर्थन मांगा। मैं तो मेरे गुरु के घर में आया हूँ, ये मान के चलें कि मैं डेरा सच्चा सौदा से दीक्षित हूँ, पिताजी से उनके चरणों में रहा हुआ हूँ। नहीं, मेरे अंदर जो एक लालच और लोभ है कि राजनीतिक तौर पे संगत के अंदर भगवान बसता है, रब बसता है, पिताजी बसते हैं, मैं इनसे प्रार्थना भी करने आया हूँ। मैं क्यों कहूँ कि मैं सिर्फ दर्शन करने आया हूँ? मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि मेरे कैंडिडेट साहब सरदार निर्मल सिंह मलड़ी, मैं और मेरे दोस्त सभी लोग गुरु के दरबार में आए हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि जेजेपी भी क्या निशान सिंह के बयान के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि निशान सिंह के मुताबिक वो खुद तो डेरा प्रेमी हैं ही, बल्कि चौटाला परिवार को भी डेरे में लेकर गए। इसके साथ ही दावा किया कि अगर जेजेपी की सरकार प्रदेश में आई तो डेरा प्रमुख पर लगे केस वापस लिए जाएंगे। हम डेरे के प्रति हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो सरकार हमारी बने हरियाणा में और हरियाणा सरकार के संज्ञान में जो चीजें आएंगी, डेरा के खिलाफ ये नाजायज केसेस बनाए गए हैं, उन केसों को वापस लेने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। दुष्यंत जी को वहां लेकर के गया, मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को लेके गया, वहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लेके गया। डेरे के प्रति जो सरकार मैक्सिमम कर सकती है वो हम करने का काम करेंगे। सरकार केस भी वापस ले सकती है। कमाल, कानून के तहत मिली सजा निशान सिंह को सरकारों की साजिश नजर आती है। डेरा प्रमुख में निशान सिंह को गुरुओं की छवि नजर आती है और डेरे के समर्थकों में वोटों की बड़ी संख्या नजर आती है। बस कुछ नजर नहीं आता तो साध्वियों का यौन शोषण, बेगुनाहों की हत्या और कानून के आदेश। टोहाना से परमजीत सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा। सिरसा में नामांकन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर और जेजेपी नेता अजय चौटाला की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर अभिवादन भी किया। अजय चौटाला ने इस दौरान तंवर को बधाई भी दी। तासी नॉमिनेशन फाइल करने गए थे, गले में मिले थे। मैं तो मिलूंगा, मेरा तो अजीज है वो। तासी नॉमिनेशन फाइल करने गए थे, गले में मिले थे। मैं तो मिलूंगा, मेरा तो अजीज है वो। ये अजब राजनीति की गजब तस्वीर है। दो विरोधी आमने सामने होते हैं तो क्या होता है? हरियाणा की राजनीति के दो दिग्गज, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और सिरसा लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक तंवर और जननायक जनता पार्टी के संयोजक
अजय चौटाला एक दूसरे के सामने आए। बड़े और छोटे भाई का मिलन हुआ। अजय चौटाला ने अशोक तंवर को गले लगाया। बड़े भाई का प्यार मिला तो तंवर ने अजय के सम्मान में उनके पैर छू लिए। इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे तो तंवर ने साफ किया कि मुझे बड़े भाई का आशीर्वाद मिला है, तो अजय ने तंवर को अपना अजीज करार दिया। गले तो हमारे बड़े भाई हैं और मैं तो ये मानूंगा कि ऐसा लग रहा था जैसे आशीर्वाद हमें देने के लिए वो पहुंचे। ऐसा अद्भुत संगम था कि वो भी वहीं थे, हमने उनका आशीर्वाद लिया। हालांकि ये मौका था नामांकन का और अशोक तंवर अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, तो अजय चौटाला सिरसा से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्मल सिंह का पर्चा भरवाने पहुंचे। इस दौरान अजय के साथ आम आदमी पार्टी के नवीन जैन, नैना चौटाला और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह मौजूद थे। गौर करने वाली बात यह कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की काफी अटकलें थी। हालांकि हरियाणा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन से साफ इनकार कर दिया था। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है, ये बात वायनाड में मीडिया से खुद प्रियंका गांधी ने की है। प्रियंका ने कहा कि अगर पार्टी अध्यक्ष चाहेंगे तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन बीजेपी प्रियंका को किसी तरह से चुनौती नहीं मान रही। क्या काशी के कुरुक्षेत्र में महासंग्राम होने वाला है? क्या अजय लगने वाली पीएम मोदी की वाराणसी में कांग्रेस उलटफेर की संभावनाएं तलाश रही हैं? ये सवाल आज देश के सबसे बड़े सूबे की फिजाओं में तैर रहे हैं। दरअसल वायनाड पहुंची प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में चुनौती देने का इशारा किया तो देश भर में नए सियासी समीकरण के कयास लगने शुरू हो गए। Will you be contesting from Varanasi? Any decision on that? You will find out. If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. प्रियंका के इस बयान से 2 दिन पहले कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने भी काशी में मोदी वर्सेस प्रियंका की बात कही थी। प्रियंका गांधी जी एक फाइटर महिला हैं। अमेठी के लोग तो उन्हें आयरन लेडी भी कहते हैं। जिस तरह से पूरे देश में मोदी जी ने झूठ बेचा, बनारस को उन्होंने 5 साल पीछे किया, तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी बनारस से चुनाव लड़ना चाहती हैं और अमेठी के लोग भी चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी बनारस से चुनाव लड़ें। लेकिन बीजेपी प्रियंका को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। ये तीसरा लोकसभा चुनाव है उनके लिए। 2 लोकसभा चुनाव में पहले भी प्रचार कर चुके हैं, तो आज वो चमत्कार बोलते, मुझे चमत्कार नहीं दिखता। वो बोलते तूफान आने वाला है और तूफान छोड़ हवा तक नहीं चलती है। तो ये मीडिया का ट्रायल अच्छा होता है उनका। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वाराणसी के रण में इंदिरा की पोती उतरी तो ये रण रोचक जरूर हो जाएगा और प्रियंका की दावेदारी से कांग्रेस आर्मी का जोश और भी हाई हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात गुरुग्राम की। गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसके साथ ही एक दिन में 20 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया, जिसके जरिए अपनी जीत पक्की करने का वो दावा भी कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे जिताया था पहले, आज भी आपके पास समर्थन और सहयोग मांगने के लिए आया हूं। देश के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनाव के लिए नेता मैदान में। गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो बीजेपी ने मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर एक बार फिर दांव लगाया है। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह ने भी पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राव इंद्रजीत सिंह लोकसभा क्षेत्र में एक दिन में करीब 20 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। रिवाड़ी गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का एक एरिया है। गुड़गांव आता जाता रहा हूं, मेरा दफ्तर यहां पे 5 साल से चल रहा है, सेक्टर 15 के अंदर है। और मेरा ऑफिशियल रेजिडेंस, क्योंकि मैं मंत्री हूं, दिल्ली के अंदर है। कप्तान साहब भी जब मंत्री थे चंडीगढ़ रहा करते थे, उनका ऑफिशियल रेजिडेंस वहाँ पर था, वो वहाँ पर मंत्री थे। तो जो पार्लियामेंट के अंदर लोग भेजते हैं तो पार्लियामेंट दिल्ली में ही है ना, दिल्ली जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो बात वो कहते हैं बेबुनियाद है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अजय यादव को निशाने पर लिया। बहरहाल सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि जनता किस उम्मीदवार को संसद तक पहुंचाती है। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, न्यूज़ 18 हरियाणा।
और अब बात कुछ और अहम खबरों की। होडल में डबचिक मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खड़ी कार में बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये तस्वीरें उस दर्दनाक हादसे की है जिसने एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदगी छीन ली और 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। दरअसल ये परिवार शादी समारोह से घर लौट रहा था। होडल के डबचीक मोड़ के पास परिवार के मुखिया ने कार को साइड में रोका। इस दौरान रॉन्ग साइड से आ रही राजस्थान रोडवेज की बस ने कार को टक्कर मारी। इस हादसे में कार सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 4 घायलों की मौत हो गई। इसमें जी एक तो लेडीज गई और 2 बच्चे और एक जेंट्स। वो वहाँ मतलब गाड़ी में इंतजार के लिए खड़े थे और राजस्थान रोडवेज मतलब रॉन्ग साइड से आई और उसमें मतलब टक्कर लग के और 3 और मतलब घायल हैं। हादसे के बाद राजस्थान रोडवेज का बस चालक मौके से फरार है। वहीं पुलिस ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। ये बस पलवल की तरफ से आ रही थी, आगरा की तरफ जा रही थी, तो इसने रोंग साइड जाके मथुरा की तरफ से आने वाली कार में टक्कर लगाई। राजस्थान रोडवेज का ड्राइवर, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। पहले तो यातायात नियमों का उल्लंघन, ऊपर से तेज रफ्तार और फिर हादसे के बाद चालक का मौके से फरार होना, ये तमाम चीजें कई सवाल खड़े करती हैं। इस लापरवाही ने 2 मासूमों, एक महिला और एक शख्स की जिंदगी ली। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो रविवार को पानीपत के नारायणा गांव के पास नहर से चावल व्यापारी की महिला मित्र साक्षी का शव भी बरामद हो गया है। गौरतलब है कि पानीपत में चावल व्यापारी रोहित गर्ग ने साक्षी के साथ दिल्ली की पैरेलल नहर में छलांग लगा दी थी और लगभग 59 घंटे बाद शनिवार को पहले रोहित गर्ग का शव सोनीपत के सटावली गांव के पास दिल्ली पैरेलल नहर से मिला है और रविवार को साक्षी का शव भी पानीपत के नारायण गांव के पास नहर से बरामद हुआ है। दोनों शवों की तलाश में 26 गोताखोर और 150 लोगों के लगभग 4 दिन तक तलाश कर रही थी।